हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो हमारा पेपर चल रहा है पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, और सबसे पहले हमने अदर लॉ स्टार्ट किया है। अदर लॉ में भी 4 टॉपिक हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी 5 टॉपिक हैं, और उसमें से एक टॉपिक हमने फिनिश कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और इसके जो सेक्शन थे सेक्शन 124 और सेक्शन 125, अभी तक कोई डायरेक्ट क्वेश्चन या केस स्टडी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से नहीं पूछी गई है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने फिनिश कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी स्टूडेंट्स को कि राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। मेरे पास काफ़ी मैसेज आए कि सर राइट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर को दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अब राइट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर मैं एक्सप्लेन करता हूं दोबारा से। देखिए 3 कीवर्ड्स को आप पकड़िएगा, उसमें राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर में 3 कीवर्ड्स को आप लेके चलिएगा। राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर में से राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, और एग्जाम्पल जो है उसे आप इंश्योरेंस कंपनी के रेफरेंस में समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि देखिए पार्टियां अगर बदल जाती हैं, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर बदल जाता है, तो हर एग्जाम्पल हर लैंग्वेज में सेट नहीं हो सकता है। क्लियर? तो लेकिन इंश्योरेंस जब भी एक व्यक्ति अपनी गाड़ी का, अपनी लाइफ का, अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस करा के चलता है, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ही है। और क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की अगर डेफिनेशन देखें, मीनिंग देखें सेक्शन 124 में, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पर्सन प्रोमिसेस टू सेव द अदर। यानी कि इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक प्रॉमिस करता है टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस, जो उसे नुकसान होंगे, कोर्स टू हिम, जो कि उसे होंगे, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन। यानी कि या तो प्रोमिसर के कंडक्ट से, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड पर्सन में जो प्रोमिसर होता है, फिर वो इंश्योरेंस कंपनी होती है जिसे हम इंडेमनीफायर भी कहते हैं। तो या तो प्रोमिसर के कंडक्ट की वजह से या एनी अदर पर्सन के कंडक्ट की वजह से, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टियों के बीच में आपको लग रहा है कि एक पार्टी दूसरे व्यक्ति को उसे संभावित होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक प्रॉमिस कर रही है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो इंश्योरेंस में भी बिल्कुल यही होता है। 3 चीजें आपको याद रखनी है मेनली कि राइट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर, यानी कि अगर मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है तो मैं आई एम द इंडेमनिटी होल्डर। तो मेरे जो राइट्स हैं 3 चीजें आप याद रखिएगा। एक तो डैमेज के रूप में है, यानी कि मैं डैमेज रिकवर कर सकता हूं। डैमेज एक कीवर्ड है। एक कीवर्ड है आपका कॉस्ट, ठीक है ना, और तीसरा कीवर्ड है ऑल सम्स। ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। आपको ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। तो डैमेज, कॉस्ट और ऑल सम्स। तो आपने देखा भी होगा यहां पर जब हम नोट में आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है ऑल डैमेजेस और ऑल कॉस्ट और तीसरा है ऑल सम्स, ठीक है। डैमेज में क्या होता है, मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो रिपेयर के खर्चे होंगे, गाड़ी को रिपेयर के खर्चे होंगे, वो कौन पेमेंट करेगा? आप खुद बताइए, वो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी या नहीं करेगी? जल्दी से बताइएगा। माने पूछे सर इंश्योरर कौन होगा दोनों पार्टी में? बेटा इंश्योर एक तो होता है इंश्योरेंस कंपनी, एक होता है इंश्योर्ड व्यक्ति, ठीक है ना, यानी कि मैं जिसकी एसेट का इंश्योरेंस हो रहा है, तो वो व्यक्ति होता है इंश्योर्ड पर्सन, और जो कंपनी करती है वो इंश्योरेंस कंपनी कहलाती है, यानी कि इंश्योरर बोला जाता है उसे। जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस होता है वो व्यक्ति बोला जाता है इंश्योर्ड पर्सन। दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट राइज होता है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इरेट क्लियर मान्या? बताइएगा इरेट क्लियर? चलिए, तो ऑल डैमेजेज, ऑल कॉस्ट और ऑल सम्स, ये 3 कीवर्ड आपको याद रखने हैं।
सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया ऑल डैमेजेस का कि अगर मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया हुआ है और एक्सीडेंटल क्लेम मुझे लेना है, तो रिपेयर के, डेंटिंग पेंटिंग के जो खर्चा है वो कौन पेमेंट करेगी बताइएगा। मैं तो इंडेमनिटी होल्डर हो गया, तो मेरा राइट बनता है कि जिस चीज के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई होता है, क्योंकि जब आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें भी आप देखिएगा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, यानी कि केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है या फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, किस तरह का है। थर्ड पार्टी में क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी से किसी को नुकसान हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, उसके परिवार वाले जिसकी डेथ हो जाती है वो आपसे क्लेम करवाना चाहें, तो उसे कहते हैं थर्ड पार्टी। यानी कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट नहीं करेगी। तो डिपेंड करेगा ना कि दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पर जब लैंग्वेज आप देखेंगे तो इस चीज को पाएंगे आप कि ऐसा नहीं है कि ऑल डैमेज हमेशा अप्लाई हो जाएंगी, हमेशा आप रिकवर कर सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये क्लियर कर दीजिए कि डैमेज आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया। अब मैं एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं। ऑल डैमेज रिकवर कर सकते हैं, राइट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर हेडिंग आ गई। ऑल डैमेज आप रिकवर कर सकते हैं विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी इशू इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस और टू इंडेमनीफाई अप्लाई, यानी कि जो भी आपको नुकसान होंगे, ठीक है ना, जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट अगर आपका डेंटिंग पेंटिंग का है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा ना उसका खर्चा, तो वो आपको डैमेज जो है वो रिकवर की जा सकती है इंडेमनिटी होल्डर के द्वारा इंडेमनिटी फायर से। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा टू विच द प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाइड, यानी कि वही डैमेज रिकवर की जा सकती है जिसके ऊपर इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है। इसी तरह से जैसे मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस में भी आप इस बात का इंश्योरेंस कराते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आप बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है, तो जो हॉस्पिटल का जो बिल है वो कौन बियर करेगा, कौन पेमेंट करेगा, वो जो डैमेज है वो कौन देगा, तो वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो वो भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ही है। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस भी बहुत सारे तरह के होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर तरह के जो डैमेज है, हर तरह की जो बीमारी है उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कवर होती है। कुल मिला के जिन जिन चीजों के ऊपर इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है तो वो डैमेज इंडेमनीफायर द्वारा इंडेमनिटी होल्डर को दी जाएंगी। दूसरी जो चीज है वो है कॉस्ट। कॉस्ट में क्या है, मुकदमा करने के जो खर्चे होते हैं, ठीक है ना, मुकदमा करने के जो खर्चे होते हैं वो सपोज कीजिए, आप ये सोचिए कि एक ए की कार है और एक बी की कार है, दोनों का एक्सीडेंट होता है, दोनों का एक्सीडेंट होता है। देखिए प्रैक्टिकली अलग चीज है और थ्योरेटिकली एक अलग चीज है। दोनों का एक्सीडेंट होता है, दोनों की गाड़ी डैमेज हो जाती है, लेकिन एक्सीडेंट किसी ना किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से होगा। सपोज कीजिए कि जो लापरवाही थी वो नेग्लिजेंस थी बी की, नेग्लिजेंस थी बी की। प्रैक्टिकली क्या होता है, आपस में थोड़ी बहुत ये लड़ेंगे, पुलिस वगैरह आएगी, फिर शांत होके घर चले जाएंगे आप अपने अपने, क्योंकि अननेसेसरली कोई पुलिस के लफड़े में कौन पड़े। दोनों को पता है कि गाड़ी का इंश्योरेंस हुआ हुआ है, अल्टीमेटली वो अपनी कंपनी से रिकवर कर लेंगे। ए ने जो इंश्योरेंस ले रखा था, वो अपनी गाड़ी का जो इंश्योरेंस ले रखा था वो HDFC से ले रखा था, HDFC इंश्योरेंस के काम में भी है। बी ने जो अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ले रखा था वो कोटक इंश्योरेंस कंपनी से ले रखा था। इट क्लियर? तो दोनों अपनी अपनी गाड़ी का जो इंश्योरेंस क्लेम है वो रिकवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि HDFC तो चलिए ए को दे देगा, अब बी की गलती की वजह से, बी की गलती की वजह से HDFC को नुकसान हो रहा है। अगर आप टेक्निकली सोचें तो बी की लापरवाही की वजह से HDFC को नुकसान हो रहा है। HDFC तो ए को इसलिए पेमेंट करेगा क्योंकि उसने प्रीमियम लिया हुआ है, इसी बात के लिए प्रीमियम लिया हुआ है, लेकिन बी की गलती की वजह से HDFC को नुकसान हो रहा है। प्रैक्टिकली ये चीजें ट्रेस नहीं हो पाती, लेकिन कानून क्या कहता है, हम कानून की बात कर रहे हैं। अगर ये चीज ट्रेस हो जाए कि बी की गलती की वजह से हुआ तो HDFC क्या करेगी, HDFC ऐसे कहेगी बी के ऊपर मुकदमा करो। HDFC क्या करेगी, वो कहेगी कि बी के ऊपर मुकदमा करो, ठीक है ना, क्योंकि HDFC डायरेक्टली
अपने नाम से मुकदमा नहीं कर सकती। आप सीए फाउंडेशन में पढ़ के आए होंगे कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी। जो बी है, बी ने ए की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है, तो ए ही वो व्यक्ति है जो बी के ऊपर मुकदमा कर सकता है। लेकिन क्योंकि ए तो अपना पैसा एचडीएफसी से ले लेगा, अल्टीमेटली नुकसान एचडीएफसी का हो रहा है, तो एचडीएफसी क्या करेगी, ए से बोलेगी कि बी के ऊपर मुकदमा करो और हम उससे डैमेज लेंगे। मैं तो आपका दे रही हूं, एचडीएफसी ए का तो पेमेंट कर देगी, लेकिन एचडीएफसी क्या करेगी, बी के ऊपर मुकदमा करने के लिए कहेगी। तो जो मुकदमा करने के खर्चे होंगे वो कौन बियर करेगा, एचडीएफसी हैज टू बियर दैट एक्सपेंसेस। रिवर्स केस देखें, बी की कंपनी क्या है, बी की कंपनी यानी कोटक ने बी का इंश्योरेंस कर रखा था। अब बी की कोटक कंपनी कहेगी कि जो दूसरा आदमी मुकदमा कर रहा है उसे डिफेंड करिए, आप अपने बचाव में भी अपना एक वकील रखिए। तो ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग दोनों ही चीजें होती हैं। चाहे आप मुकदमा करें उसमें भी वकील का खर्चा होता है, अदालत के खर्चे उसमें भी होते हैं, और चाहे आप अपने आप को डिफेंड करें उसमें भी खर्चा होता है। तो चाहे ब्रिंग करें चाहे आप डिफेंड करें, जो भी अदालती एक्सपेंसेस होंगे वो कंपनी बियर करेगी। तो विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग सच सूट इफ ही डिड नॉट कॉन्ट्रावीन द ऑर्डर ऑफ द प्रोमिसर, बशर्ते कि जो प्रोमिसर का ऑर्डर है उसे कॉन्ट्रावीन ना किया हो। अब देखिए मुकदमा कर दिया, मुकदमे का फाइनल सेटलमेंट दो तरीके से होता है, या तो आउट ऑफ द कोर्ट, ठीक है, यानी कि जिस पार्टी की गलती होगी, लग रहा है कि कोई पार्टी हारेगी, दो पार्टियां अगर आपस में लड़ रही हैं तो कोई ना कोई तो पार्टी हारेगी केस को, तो जो भी पार्टी हारेगी वो कंप्रोमाइज के मूड में रहेगी, ठीक है ना। सपोज कीजिए यहाँ पे बी जो पार्टी वो हार रही है, ठीक है ना, लग रहा है उसे कि मैं हार जाऊंगी, तो बी कंप्रोमाइज के मूड में रहेगी। तो बी की कंपनी कोटक बैंक, कोटक इंश्योरेंस कंपनी ए से बी से कहेगी कि आप कंप्रोमाइज कीजिए, कंप्रोमाइज में 2 लाख रुपए दे दीजिए। हो सकता है कि जब तक ये डिसाइड हो, जब तक ये 4 लाख या 5 लाख अदालत अगर कहेगी तो हो सकता है चाहे 5 लाख रुपए देने पड़े। तो अब आप ये कहेंगे कि ए क्यों तैयार होगा, अरे ए को भी पता है यार 2 साल बाद या 3 साल बाद किसने देखा, ठीक है ना, पता नहीं उस समय क्या अदालत का मूड हो क्या नहीं हो, और इंतजार भी करना पड़ेगा। तो मैनी टाइम्स क्या होता है, कंप्रोमाइज हो जाता है। तो ऑल कोस्ट तो है मुकदमा करने खर्चा, जो एक्सपेंडिचर ऑफ एक तरह से वकील हैं उसके खर्चे, मुकदमे के खर्चे, कोर्ट फीस वगैरह, ये तो ऑल कोस्ट हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो पार्टी हारेगी वो क्या करेगी, कंप्रोमाइज का पेमेंट देगी। तो वो जो कंप्रोमाइज का पेमेंट है वो भी इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। तो ऑल सम्स विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कंप्रोमाइज ऑफ एनी सच सूट। और लास्ट में ये वाली बात जरूर है, इफ द कंप्रोमाइज वाज नॉट कॉन्ट्रेरी टू द ऑर्डर ऑफ द प्रोमिसर। ये हर एक जगह ही रहेगा कि प्रोमिसर के ऑर्डर का उल्लंघन ना किया हो, यानी कि जो भी प्रोमिसर कह रहा है अकॉर्डिंग टू दैट आप कंप्रोमाइज करें। इट क्लियर। अब विभा ने भी ज्वाइन कर लिया है। हेलो विभा, कैसे हैं आप? तो जल्दी से बताइएगा ये अब आपको क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है, क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा लास्ट में ये टॉपिक आया था तो जल्दी जल्दी मैंने समझा दिया था, क्योंकि क्लास का टाइम ओवर होने वाला था, तो सो दैट कि थोड़ा फास्ट हो गया था। आज मेरे पास काफी समय है, जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे जब तक मैं इसे आगे नहीं बढ़ूंगा। और अंशिका का एक क्वेश्चन आता है, रिपेयर के एक्सपेंडिचर भी रिकवर हो सकते हैं क्या? बेटा सबसे पहले तो मैंने वही बताया, ये तो ऑल डैमेजेज है, तो जो रिपेयर के खर्चे हैं वो ऑल डैमेजेज के अंदर रिकवर होंगे। जो रिपेयर के खर्चे हैं वो ऑल डैमेजेज के अंदर रिकवर किए जा सकते हैं। क्लियर है। ऑल कॉस्ट में जो वकील की फीस है, कोर्ट की फीस है, वो रिकवर होगी, और ऑल सम्स में जो कंप्रोमाइज में लेन देन चलता है वो पैसा ऑल सम्स के अंदर रिकवर होगा। सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना जवाब देके कि इज इट क्लियर और नॉट। मान्य सर, किस पार्टी की इंश्योरेंस कंपनी देगी? बेटा अपनी अपनी कंपनी, जिसको भी क्लेम देना है वो अपनी अपनी कंपनी अपनी पार्टी को देगी। एचडीएफसी बैंक अगर ए को जो भी नुकसान होंगे एचडीएफसी बैंक ए को देगी, कोटक जो भी बी को नुकसान होंगे वो बी को कोटक बैंक देगी। क्लियर?
कंपनी जिस पार्टी ने जिस कंपनी से ले रखा है वो कंपनी अपनी पार्टी को देगी जो भी उसे पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? जल्दी से बताइएगा। अंशिका को क्लियर है? मानिए आपको भी क्लियर है बेटा? मान्य पूछ रही है कि कंप्रोमाइज करते जो अमाउंट देगी वो की इंश्योरेंस कंपनी देगी। बेटा इस बात को समझिए, आप कंप्रोमाइज कौन करेगा? सपोज कि आपका मेरा झगड़ा है, अगर मुझे लग रहा होगा कि मैं केस हार रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपको दूंगा, तो मैं का मतलब है मेरी इंश्योरेंस कंपनी फिर आपको देगी। मैं यहां थोड़ी बता सकता हूं कि ए की कंपनी देगी या बी की कंपनी देगी, ये तो डिपेंड करता है कि कौन केस को हार रहा है। तो जो केस को हार रहा है वो कंप्रोमाइज करेगा। तो जब कंप्रोमाइज करेगा तो जो व्यक्ति कंप्रोमाइज करेगा उसकी कंपनी उसे कहेगी कंप्रोमाइज करने के लिए कि आप कंप्रोमाइज कीजिए और कंप्रोमाइज में इतना पेमेंट दे दीजिए। तो उस कंपनी की अगर बी कंप्रोमाइज कर रहा है तो कोटक बैंक देगा, और अगर ए को कंप्रोमाइज करना पड़ गया तो एचडीएफसी देगा। क्लियर है बेटा? सभी बच्चे बताएंगे इज इट क्लियर? चलिए अब नया टॉपिक हम पढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126 से लेकर 127 तक ये चैप्टर है। इंडेमनिटी केवल दो ही सेक्शन में था, 124 एंड 125। अभी तक कोई भी क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी भी आ सकता है। तो कभी आप सोचें कि छोड़ के चलने में फायदा है, 1 पेज का 2 पेज का चैप्टर है, कोई भी छोड़ के चलने में फायदा नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो भी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी केस स्टडी है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की है, बेलमेंट की है, एजेंसी की है। अकॉर्डिंग टू दैट फिर आप उसके प्रोविजन उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो काम होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126 से लेकर 127 तक है, और सेक्शन 126 में मीनिंग लिखा हुआ है कि गारंटी का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा। तो हम मीनिंग लिखना स्टार्ट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको चीजें आइडेंटिफाई होंगी, और इसमें से काफी पेपर में पूछा भी जाता है। यानी कि ये एक यूनिट है जिसमें से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में से काफी पेपर में पूछा जाएगा। तो 126 जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126 टू 147, 126 टू 147। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग। ये सेक्शन 126 के अंदर है। डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, to perform the promise, or discharge a liability, of a third party
in case of his default, in case of his default, in case of his default, in case of his default। लैंग्वेज को समझिएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था। इट मीन्स ऑल एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी प्रेजेंट इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, यानी कि जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है, प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए वो डिस्चार्ज ए लायबिलिटी, या किसी का जो लायबिलिटी है वो भुगतान करने का वायदा करती है ऑफ ए थर्ड पार्टी इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, अगर वो डिफॉल्ट करती है। तो एक तरीके से इसमें 3 पार्टियां होती हैं, पहले उनके बारे में जिक्र कर देता हूं और उसके बाद एक एक करके आपको एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। जो पार्टी गारंटी देती है वो कहलाई जाती है सिक्योरिटी। जो पार्टी गारंटी देती है, the person who gives a guarantee who gives a guarantee is called surety। The person who gives a guarantee is called surety। जिसको गारंटी दी जाती है, ठीक है ना। The person for whom guarantee is given is called the principal debtor, जिसको गारंटी दी जाती है। The person for whom, जिसके लिए गारंटी दी जाती है, जिससे यानी कि जिससे आप उधार दिलवाते हैं, जिसके आप वेल विशर हैं। द पर्सन फॉर होम गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर। जिसके लिए गारंटी दिलवाई जाती है और जिसको आप गारंटी देते हैं। द पर्सन टू whom गारंटी इज given is called the principal creditor। जो व्यक्ति गारंटी देता है वो श्योरिटी है, जिसके लिए गारंटी देता है फॉर होम वो प्रिंसिपल डेटर है, और जिसको गारंटी देता है वो प्रिंसिपल क्रेडिटर है। एक एग्जाम्पल से आप इस चीज को समझ सकते हैं। एक बैंक है, ठीक है, वो लोन देना चाहता है ए को, ठीक है, लेकिन वो ये कहता है कि जी मुझे कोई गारंटर पकड़ के लाइए, हो सकता है आप पेमेंट ना करें तो एक ना एक सिक्योरिटी एज ए गारंटर मुझे चाहिए। तो एक फ्रेंड है ए का, मिस्टर बी, ठीक है, वो गारंटर बनने के लिए तैयार हो जाता है और वो बैंक से कहता है गिव द लोन टू ए, यानी कि जो बी है, मिस्टर बी सेड टू बैंक, प्लीज गिव द लोन टू ए। अगर इसने पेमेंट नहीं किया, इफ ए
will not pay, if A will not pay, then I will pay, then I will pay। इट क्लियर? बैंक ने ऑन रिक्वेस्ट ऑफ बी गिव द लोन ऑफ ₹10 lakh to A। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ बी, बैंक is ready to give the loan of ₹10 lakhs to A। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। दिस इज द एक सिचुएशन है ये कि एक बैंक है, एक ए है, बी है। बैंक से ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, लोन दे दीजिए। बैंक तैयार है, लेकिन वो कहता है कि कोई ना कोई सिक्योरिटी पकड़ के लाइए। तो ए का जो वेल विशर है, एक का दोस्त है, एक का रिश्तेदार है, रिलेटिव है। बी तैयार हो जाता है ए के बिहाफ पर सिक्योरिटी बनने के लिए, और बी बैंक से कहता है कि प्लीज गिव द लोन टू ए, इफ ही, यानी कि इफ ए विल नॉट पे, आई विल पे यू। तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बेसिकली इसके अंदर 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहले इन पार्टियों के नामांकन कर देते हैं कि जल्दी से बताइएगा कि बी कौन होगा। जल्दी से बताइएगा बी कौन होगा। जल्दी से बताइएगा बी कौन है इसमें। वेरी गुड, सृष्टि, मान्या, सभी के आंसर ठीक हैं। इसमें होगा सिक्योरिटी। बी इज द सिक्योरिटी। ए कौन होगा? ए कौन होगा? हर्ष का जवाब आया, प्रिंसिपल डेटर। वेरी गुड हर्ष। जो लोन ले रहा है वो डेटर है, वैसे भी क्लियर है। और बैंक कौन होगा इसमें? प्रिंसिपल क्रेडिटर। प्रिंसिपल क्रेडिटर। तो बी इज द सिक्योरिटी, ए इज द प्रिंसिपल डेटर और बैंक इज द प्रिंसिपल क्रेडिटर। क्लियर हो गई बात ये? इसमें ध्यान रखिएगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी में 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एक कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी हैज 3 कॉन्ट्रैक्ट, हैज 3 कॉन्ट्रैक्ट, हैज 3 कॉन्ट्रैक्ट। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मेन कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहेंगे, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर, बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर, बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर। एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन क्रेडिटर एंड सिक्योरिटी, क्रेडिटर एंड सिक्योरिटी। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट गारंटी होता है। ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट, ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट, ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन creditor and security, creditor and security, that is contract of guarantee, that is contract of guarantee। और एक implied contract होगा, an implied contract between surety and debtor, surety and debtor,
an implied contract between surety and debtor whereby debtor is under obligation to indemnify the surety. जल्दी से कॉपी कीजिएगा, फिर मैं आपको अपने एग्जाम्पल में समझाऊंगा कि किस तरीके से 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं, कौन सा मेन कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहेंगे, और कौन सा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। पिछले जब हमने इंडेमनिटी पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो एक्सप्रेस के तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए थे मैंने कहा था इम्प्लाइड इंडेमनिटी का मैं एग्जाम्पल आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के साथ जरूर दूंगा। तो आज मैं वो एग्जाम्पल दूंगा आपको कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैसे अराइज होता है। तो जब आप कॉपी कर लें तो मुझे बता दीजिएगा कि कॉपी हो गया है। टेक योर टाइम। मान्या का कॉपी हो गया है, शाहरुख, फरहीन, ऋषभ, हर्ष का भी हो गया है, नाव सृष्टि का भी हो गया है, नाव अंशिका का भी हो गया है। तो काफ़ी बच्चों का हो गया है। अब बाकी टेक योर टाइम। चलिए मैं अब आगे बताना स्टार्ट करता हूं। आई थिंक सभी बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है। तो मेन जो हमने भी एग्जाम्पल देखा था तो उसके अंदर 3 कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से थे देखिएगा। मेन कॉन्ट्रैक्ट बैंक यानी कि क्रेडिटर और डेटर के बीच में ही होता है, दिस इज मेन कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि बैंक जो है कुछ शर्तों के साथ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जो है ए को लोन देने के लिए तैयार हो गया, तो दिस इज द मेन कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो बैंक है मिस्टर ए को लोन देने के लिए तैयार हो गया है, दिस इज द मेन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है बैंक और बी के बीच में है, ये कहलाया जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्योंकि बी और बैंक के बीच में गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है और बी ये प्रॉमिस करता है कि अगर ए ने पेमेंट नहीं किया तो आई विल पे, यानी कि मैं पेमेंट करूंगा। तो ये गारंटी ली जा रही है बी के द्वारा। तो प्रिंसिपल, क्रेडिट और सिक्योरिटी के बीच में होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। और जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है इम्प्लाइड इंडेमनिटी। इम्प्लाइड इंडेमनिटी, इंडेमनिटी रेट के लिए। इम्प्लाइड इंडेमनिटी में क्या है कि बी गारंटी दे तो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं ए एक इम्प्लाइड प्रॉमिस कर रहा है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रिंसिपल डेटर के द्वारा सिक्योरिटी को एक इम्प्लाइड प्रॉमिस रहती है और उस इम्प्लाइड प्रॉमिस में ये रहता है कि अगर मेरी वजह से या थर्ड पर्सन की वजह से, जब हम इंडेमनिटी की डेफिनेशन देखते हैं तो वहां दोनों ही चीजें हैं, लेकिन जब भी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखेंगे तो एक लैंग्वेज ही वर्क करेगी। ठीक है ना। जब इंश्योरेंस कंपनी के केस में देखते हैं तो वहां पे एनी अदर पर्सन की वजह से नुकसान होता है, वहां प्रोमिसर की वजह से नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर ए और बी के बीच में देखें तो ए रिक्वेस्ट कर रहा है बी से कि आप मेरी गारंटी ले लीजिए और अगर मेरी वजह से नुकसान होता है तो आई विल कंपनसेट यू। तो यानी कि अगर बी को गारंटी का अमाउंट देना पड़ गया बैंक को तो बी इन टर्न ए से उस गारंटी के अमाउंट को रिकवर कर सकता है। तो दिस इज द इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय ए टू मिस्टर बी। ये रेट के लिए, क्योंकि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच ए पर्सन प्रोमिसेड, यानी कि इसमें ए प्रॉमिस कर रहा है टू सेव द अदर, यानी कि बी को सेव करने का बात कर रहा है, टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस, जो से नुकसान होंगे, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि मेरी वजह से, ए की वजह से और एनी अदर
पर्सन। तो यहाँ पे एनी अदर पर्सन की वजह से नुकसान नहीं होंगे, यहाँ पर एक ही वजह से ही नुकसान होंगे। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, क्योंकि ये चीज साफ साफ लिखकर या बोलकर नहीं की जाती है। तो दिस इज इंप्लाइड प्रॉमिस, इंप्लाइड इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जल्दी से बताइएगा, इट्स ऑल क्लियर और नॉट? सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है कि नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? सबसे पहले मैंने मीनिंग की बात की, उसके बाद एक एग्जाम्पल देके आपको क्लियर किया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जब भी हम गारंटी की बात करते हैं तो एक ही एंगल से सोचते हैं कि एक व्यक्ति कुछ उधार दे रहा होगा और दूसरा व्यक्ति उसकी गारंटी ले रहा होगा। खाली उधार ही शामिल नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं भी दूंगा, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज ए लायबिलिटी। तो डिस्चार्ज ए लायबिलिटी का तो हमने एग्जांपल पढ़ लिया, डिस्चार्ज ऑफ ए लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पार्टी इन केस ऑफ ए डिफॉल्ट। लेकिन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इस बात का भी होता है कि जब आप अपनी गारंटी से किसी को वर्क दिलवाते हैं तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है। सपोज कीजिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, वो मेरठ में मेट्रो प्रोजेक्ट बना रही है। सभी को मालूम है कि मेरठ में मेट्रो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जब ये दिया जाता है, एक एग्जांपल है, माना ये कॉन्ट्रैक्ट जो दिया जा रहा है वो L&T कंपनी को दिया जा रहा है, L&T कंपनी को दिया जा रहा है, लार्सन एंड टोबैको, ठीक है ना, इस कंपनी को दिया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का जो है कि 2024 तक इसे कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब भी गवर्नमेंट बड़े बड़े टेंडर देती है तो एक बैंक गारंटी रखवाती है कि देखिए अगर आपने 2014 तक परफॉर्म नहीं किया तो कंपनसेशन आपको 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ हमें देना पड़ेगा। तो L&T तो कह रही है, अगर L&T मना कर देगी कि जी हम 2024 तक पूरा नहीं कर पाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही नहीं, तो बहुत सारी कंपनियां कतार में, किसी और को मिल जाएगा। तो L&T या कोई भी और कंपनी जो कतार में है वो प्रॉमिस करती हैं कि हम 2024 तक पूरा कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विश्वास नहीं है। तो इस केस में एक बैंक की गारंटी ली जाती है, कोई भी बैंक हो सकता है, माना ICICI बैंक है, उसने L&T के ब्याज पर गारंटी दी, उसने L&T के ब्याज पर गारंटी दी कि आप L&T को प्रोजेक्ट दे सकते हैं और मैं गारंटी देती हूं कि ये अपनी परफॉर्मेंस जो है प्रॉमिस को पूरा करेंगे। यानी कि यहां पे कोई उधार नहीं दिया जा रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से L&T को, L&T को एक काम दिया जा रहा है, लेकिन काम L&T को तभी मिलेगा जब कोई ना कोई गारंटर बनने के लिए तैयार हो जाए। तो इसे कहते हैं बैंक गारंटी। जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो बैंक गारंटी लेता है कि अगर L&T ने अपना काम समय पर पूरा नहीं किया तो जो भी नुकसान होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या जो भी कंपनसेशन क्लोज लगी भी होगी अगर समय पर पूरा नहीं हुआ तो आई विल कंपनसेट। यानी बैंक जो है तैयार हो रहा है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज ए लायबिलिटी। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। यानी कि यहां पे जो मैंने दूसरा एग्जांपल दिया तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑफ ए थर्ड पार्टी इन केस ऑफ ए डिफॉल्ट। इट क्लियर? तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। जल्दी से बताइएगा कि ये क्लियर है या नहीं है। कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, पहले हम डाउट को क्लियर करेंगे तब जाके आगे बढ़ेंगे। अंशिका बोल रही है सर इसमें बैंक का क्या बेनिफिट होगा? बिल्कुल बेटा, बैंक का जो बेनिफिट होता है, बैंक गारंटी देते वक्त L&T से कमीशन चार्ज करेगा। बैंक गारंटी देते वक्त L&T से कमीशन चार्ज करेगा, ठीक है ना। बिना कमीशन चार्ज करे बैंक कोई धर्मार्थ में कोई काम नहीं करेगा। इट के लिए मान्य कह रही है सर रिपीट कर दीजिए। ये एग्जाम्पल आपके सामने एग्जाम्पल है, इसे कंसंट्रेट कीजिए एग्जाम्पल को कि दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होते हैं और हम लोग क्या करते हैं एक ही तरीके से देख के चलते हैं, एक ही नजरिया हम लोग रखते हैं कि गारंटी जो वर्ड है हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब लोन वगैरह का चक्कर हो। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लोन दे रहा है किसी थर्ड पार्टी के कहने से, तो हम वहां तो मानते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसे तो मुझे समझाने में ज्यादा समय नहीं लगता,
लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो भी समझ लीजिए, मैनी टाइम आप किसी को वर्क दिलवाते हैं, ठीक है ना, और उस केस में कोई थर्ड पार्टी गारंटी लेती है कि देखिए ये अपना जो वर्क है समय पर कंप्लीट कर लेंगे, तो भी इसे कॉन्ट्रैक्टो गारंटी ही कहा जाएगा, तब भी इसे कॉन्ट्रैक्टो गारंटी किया जाएगा। यहां पे कोई लोन की बात नहीं है, लेकिन एक बंदे के फेस पर, एक बंदे की गारंटी पर दूसरे व्यक्ति को कोई अगर काम मिल रहा है तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्टो गारंटी ही इस्तेमाल होगा। इट इज क्लियर मान्या? स्टिल इफ एनी प्रॉब्लम तो प्लीज टेल मी। मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाएगी, जब तक आपके माइंड में एग्जाम्पल सेट नहीं बैठे, जब तक मुझे मत आगे बढ़ने दीजिएगा। मैं दूसरे तरीके से कुछ ना कुछ फिर आपको समझाऊंगा। मानिया, नाउ इट इज क्लियर? सर यहां पर भी इंप्लाइड इन सब जगह कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी में इंप्लाइड इंडेमनिटी होगी ही होगी। हाँ, बैंक और एलएनटी के बीच में बिल्कुल इंप्लाइड इंडेमनिटी होगी ही होगी। क्लियर बेटा? वेरी गुड। अब देखिए, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट काफी हद तक सिमिलर दिखते हैं, तो क्या क्या डिफरेंसेज हैं हम उन डिफरेंसेज को भी लिखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो मेरे साथ आप लिखिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। किस तरीके से ये दोनों चीजें जो हैं अलग अलग हैं, क्योंकि काफी चीजें मिलती जुलती हैं इनमें से, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में भी कहीं ना कहीं कंपनसेशन की बात हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी कहीं ना कहीं कंपनसेशन की बात हो रही है। तो क्या अंतर है दोनों में? तो डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी, डिफरेंस बिटवीन indemnity and guarantee, difference between indemnity and guarantee। पहला जो डिफरेंस है, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी in a contract of indemnity, in a contract of indemnity there are only two parties, there are only two parties, there are only two parties, that is the indemnifier and indemnified, that is indemnifier and indemnity holder या indemnified। indemnified in a contract of guarantee, in a contract of guarantee in a contract of guarantee there are three parties, there are three parties, there are three parties, that is surety, principal debtor, and principal creditor। principal creditor। सेकेंड जो डिफरेंस है,
इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी the liability of indemnifier indemnifier is primary. The liability of indemnifier is primary. और इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी सेकेंडरी. लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी. देखिए प्राइमरी लायबिलिटी और सेकेंडरी लायबिलिटी किसे कहते हैं, बहुत जगह ये वर्ड यूज होने वाले हैं तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाने चाहिए. सेकेंडरी लायबिलिटी है कि जब आप सेकंड पार्टी हो, जैसे श्योरिटी के केस में जो मेन लायबिलिटी रहेगी, श्योरिटी के केस में जो मेन लायबिलिटी रहेगी वो किसकी रहती है. यहां पर बी के कहने से बैंक ने ए को लोन दिया तो मेन लायबिलिटी जो फर्स्ट लायबिलिटी वो ए की है, और इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ ए तो बी हैज टू पे, तो बी की लायबिलिटी यानी कि श्योरिटी की लायबिलिटी क्या हो गई यहां पर, सेकेंडरी हो गई, और प्राइमरी लायबिलिटी किसकी हो गई यहां पर, ए की हो गई. लेकिन अगर आप इंश्योरेंस के केस में देखें जहां पर इंडेमनिटी का केस होता है तो वहां पर जो इंडेमनीफायर की लायबिलिटी होती है वो प्राइमरली होती है. ऐसा नहीं है कि पहले किसी और की लायबिलिटी है फिर जाके इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी आएगी. तो इसलिए कहा जाता है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर प्राइमरी, और इन केस ऑफ गारंटी द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी. थर्ड जो अंतर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द इंडेमनीफायर need not necessarily act at the request of the debtor. The surety gives guarantee. The surety gives guarantee only at the request of the principal debtor. प्रिंसिपल डेटर. यहां तक बताइएगा कोई भी प्रॉब्लम हो तो. अंशिका पूछिए थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है बेटा, इंडेमनीफायर नीड नॉट नेसेसरली एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर. यानी कि यहाँ पर इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनीफायर जरूरी नहीं है कि वो डेटर की रिक्वेस्ट पर वर्क करे, लेकिन सिक्योरिटी जो गारंटी देता है वो प्रिंसिपल डेटर की रिक्वेस्ट पर ही देता है. आप इसे समझिएगा कि
ये जो कीवर्ड्स हैं जो आपको केस स्टडी में पहचानने पड़ेंगे। यहां पर बी सिक्योरिटी बनने के लिए तैयार हुआ ए की, तो क्या वो अपने आप तैयार हो जाएगा या ए रिक्वेस्ट करेगा? क्या वो अपने आप तैयार हो जाएगा या ए रिक्वेस्ट करेगा कि देखिए मेरी गारंटी ले लीजिए, या बी अपने आप तैयार हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, क्या बी अपने आप तैयार हो जाएगा या एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए, यानी कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर तैयार होगा? तो ये वाली बात क्लियर हो गई, रिक्वेस्ट करेगा। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में देखिए कि क्या इंश्योरेंस कंपनी आपके पास खुद नहीं आती है कि हमसे इंश्योरेंस ले लीजिए, या आप ही रिक्वेस्ट करते हैं? बताइए आप मेरे। वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इंश्योरेंस कंपनी आपके पास अपने आप आ जाती हैं कि हमसे इंश्योरेंस करा लीजिए, ठीक है ना? तो वहां रिक्वेस्ट वाली जरूरी नहीं है, नीड नॉट नेसेसरली, यानी कि होने के लिए हो भी सकती है रिक्वेस्ट, लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, नीड नॉट नेसेसरली, यानी कि इंडेमनिफायर एक्ट करे, ये जरूरी नहीं है कि वो डेटर की रिक्वेस्ट पर ही एक्ट करे। क्लियर बेटा? नाउ इट इज क्लियर। चलिए, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे केस स्टडी भी आ जाती हैं, उसे अच्छी तरह समझिएगा, नोट में लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट बी सपोर्टेड बाय, मस्ट बी सपोर्टेड बाय, सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। देखिएगा, जब हम सेक्शन 127 में मीनिंग ऑफ गारंटी पढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, और जब एक कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका मतलब है ऑल द एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑल्सो बी प्रेजेंट इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, और वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कि देयर मस्ट बी ए कंसिडरेशन बिटवीन द पार्टी। तो यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। अगर लॉ मेकर्स चाहते तो एक्सेप्शन बना सकते थे, अगर आपको ध्यान हो तो आप फाउंडेशन में भी आप पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जो विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाते हैं। तो अगर बनाना चाहते तो बना सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन बनाया नहीं, तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे साथ, बहुत धीरे धीरे करके मैं लेके चलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। however it is not necessary, however it is not necessary, it is not necessary that there should be, that there should be, there should be direct consideration, there should be direct consideration between surety and creditor, between surety and creditor. Contract of guarantee must be supported by consideration, however it is not necessary that there should be direct consideration between surety and creditor. सेक्शन 127 क्या कहता है, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनीथिंग डन, एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस, और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ, for the benefit of principal debtor, principal debtor
मे बी ए सफिशिएंट, मे बी ए सफिशिएंट, may be a sufficient consideration, may be a sufficient consideration to the surety, for giving the guarantee, for giving the guarantee, for giving the गारंटी। कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल्दी से सभी लोग कॉपी कर लीजिएगा। thereafter आई विल एक्सप्लेन इट। विभा, अंशिका, हर्ष, मान्या, श्रेष्ठी, शाहरुख, ऋषभ, फरहीन, आंचल, सभी बच्चे बताएंगे कि कॉपी कर लिया है या नहीं किया है। प्रशांत, विवाह, बिल्कुल मुझे लगता है कि समझ नहीं आया होगा आपको। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं खुद ही कह रहा हूं कि अभी मैंने केवल लिखवाया है इसे, और मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा ये चीज। चिंता मत कीजिएगा, बस मुझे ये बताइएगा कि आपने कॉपी कर लिया है या नहीं किया है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा टेक्निकल बात है इसमें, तो टाइम लग जाता है इसमें समझने में, लेकिन समझाना जरूरी है। मैं इसे छोड़ के नहीं चल सकता इस पॉइंट को, क्योंकि केस स्टडी में पहचानने के लिए आ जाता है। सभी बच्चे बताएंगे कि कॉपी कर लिया है या नहीं किया है। बेटा सभी बच्चे मैसेज करके बताएं कि कॉपी कर लिया है या नहीं किया है। आई थिंक कॉपी हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक मैसेज मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है आपका। यस, आई गॉट द मैसेज कि ऑल ऑफ यू हैव डन। चलिए अब हम समझने का काम करते हैं, और बहुत ध्यान से थोड़ा सा आपको अगले 5 मिनट मेरे साथ कंसंट्रेट करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटों में से एक पॉइंट है ये सेक्शन 127। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है। इट मीन्स
ऑल द एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑल्सो बी प्रेजेंट, जैसे कि इंडेमनिटी में होती थी, तो कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी में भी सारी की सारी एसेंशियल्स जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए। तो क्योंकि सारी एसेंशियल मौजूद होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी जैसे सामने एग्जाम्पल है आपके, तो बैंक और बी के बीच में है, बैंक और बी के बीच में है कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी, तो कंसिडरेशन भी होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखें जो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है यहां पर, नॉर्मली इसमें कोई कंसिडरेशन तो होता नहीं, कोई बैंक गारंटी के एवज में क्या मिस्टर बी को कोई कंसिडरेशन देगा? बी तो जो है वो ए के वेल विशर में काम कर रहा है, यानी कि ए का रिलेटिव है, ए का दोस्त है, ए का चाहने वाला है, तो बी जो है ए के फायदे के लिए काम कर रहा है। लेकिन देखा जाए बी बैंक को गारंटी दे रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी में कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी कि बैंक कुछ ना कुछ बी को देगा, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। तो सेक्शन 127 जो कह रहा है, देखिए अगर लॉ मेकर्स चाहते, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत गहरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर लॉ मेकर्स चाहते तो ये अलाउ कर सकते थे कि कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होता है, लेकिन लॉ मेकर्स ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। यानी कि वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी में कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन जो सेक्शन 127 है वो डीम्ड कंसिडरेशन की बात करता है, डीम कंसिडरेशन की बात करता है। यानी कि डीम का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह ये चीज पूछी गई अब आएगी, ऑल्दो सीपीटी फाउंडेशन में लॉ में भी आ गई है, माना गया, यानी कि एज्यूमिंग, यानी कि कोई चीज एक्चुअल में है नहीं, लेकिन लॉ मेकर्स के पास पावर होती है कि वो किसी विशेष परिस्थिति में किसी चीज को एज्यूम कर लेते हैं। तो सेक्शन 127 क्या कहता है? एनीथिंग डन और एनी पेमेंट मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, यानी कि जो भी काम किया जाए या जो भी प्रॉमिस की जाए प्रिंसिपल डेटर के बेनिफिट में, मे बी ए सफिशिएंट कंसिडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग द गारंटी। तो वही श्योरिटी के लिए क्या है? सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि एट पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप खुद सोच के बताएंगे मुझे, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन का कैश में या इन काइंड में जरूरी होता है? आप मुझे बताइए कि क्या कैश में या इन काइंड में जरूरी होता है? किसी भी चीज से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो भी एक डीम्ड कंसिडरेशन माना जाता है। तो एट पर सेक्शन 127, एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी ए सफिशिएंट कंसिडरेशन, ध्यान दीजिएगा, मे बी ए सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर गिविंग द गारंटी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट गारंटी में कंसिडरेशन होना जरूर चाहिए, ठीक है ना। अब इस चीज को कैसे और समझेंगे हम, किस चीज को कैसे और समझेंगे? ए ने बी को लोन दे रखा है, लोन दे रखा है, गिव लोन ऑफ रुपीज 10 लाख। ए ने बी को लोन दे रखा है एड ऑन 1 सितंबर 2022, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2 मंथ ए को रियलाइज होता है, यार हो सकता है बी आनाकानी करे और मुझे मेरा पेमेंट लेने में कोई दिक्कत हो, तो आफ्टर 2 मंथ जो ए है वो रिक्वेस्ट करता है, आफ्टर 2 मंथ ए रिक्वेस्ट करता है टू बी टू प्रोवाइड श्योरिटी कि आप मुझे श्योरिटी प्रोवाइड कीजिए कि जो आपके डिफॉल्ट के केस में मुझे पेमेंट कर सके। सी बिकम्स द श्योरिटी, सी बिकम्स द श्योरिटी, ये केस आएगा पेपर में, सी बिकम द श्योरिटी। ऑन ड्यू डेट बी डिफॉल्ट यानी कि बी पेमेंट नहीं करता है। ए wants to claim his dues to C। अब मुझे बताइए कि क्या यहां सी लायबल है एज ए श्योरिटी? ये केस आएगा पेपर में। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इज सी लायबल एज श्योरिटी?
इज सी लायबल एज सिक्योरिटी? क्या आंसर रहेगा आपका, जल्दी से बताइएगा। तो मान्य का जवाब आया यस सर, सृष्टि का भी यस, बाकी बच्चे भी बताएंगे, शाहरुख हैं, ऋषभ हैं, हर्ष हैं, अंशिका का भी यस। विभा का ड्यू डेट मीन, ड्यू डेट मतलब जिस पर पेमेंट करना होगा, जो भी ड्यू डेट रहेगी, 2 साल बाद पेमेंट करना है, 3 साल बाद पेमेंट करना है, 5 साल बाद पेमेंट करना है। जब ए ने बी को लोन दिया होगा तो बताया होगा ना कि 5 साल के लिए लोन ले रहा हूं, 3 साल के लिए लोन ले रहा हूं। क्लियर विभा? बताइए विभा, ड्यू डेट्स का मतलब क्लियर है आपको? चलिए, तो आंसर भी बता दीजिए सभी बच्चे कि इज सी इज लायबल एज सिक्योरिटी। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है यस और मेरा आंसर है नो। नो, सी इज नॉट लायबल एज सिक्योरिटी। आप बिल्कुल चौंक जाएंगे, बिल्कुल चौंक जाएंगे कि क्या मैं कह रहा हूं। नो, सी इज नॉट लायबल एज सिक्योरिटी। और ये खूबसूरती है लौकी की 2 केस आपको एक जैसे दिखेंगे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप केस को ऑब्जर्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, आसान नहीं होता। अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं तो आसान नहीं है कि केस को आप समझ जाएं। हाँ, एक आप में कॉन्फिडेंस होगा जरूर कि मैं जो लिख के आया हूं वो बिल्कुल ठीक लिख के आया हूं, ठीक है ना। विभा कह रही है क्योंकि ड्यू डेट पे ड्यू है। बेटा ड्यू डेट पर ही ड्यू है, ड्यू डेट पर ही मैंने कहा है कि बी ने डिफॉल्ट कर दिया, वो वाला पॉइंट नहीं छुपा हुआ है इसमें जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान से समझिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नो, सी इज नॉट लायबल एज सिक्योरिटी। मैं क्या, आप भी बताइए, कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी क्या विदाउट कंसिडरेशन वैलिड है? पहले तुम उसका जवाब दीजिएगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी विदाउट कंसिडरेशन वैलिड है? आप लॉ में फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं कि जब तक सारी एसेंशियल्स कंडीशन पूरी ना हो जाए, जब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कहलाएगा। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी विदाउट कंसिडरेशन वैलिड है? तो आंसर इज नो, ये तो सभी जानते हैं। अब मैंने इसका आंसर क्यों नो लिखा? नो, सी इज नॉट लायबल एज सिक्योरिटी बिकॉज दिस contract of guarantee is not valid because of absence of consideration। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पहचाननी। नो, सी इज नॉट लायबल तभी होगा जब कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी वैलिड होगा। ये वैलिड नहीं है क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है इसके अंदर। अब जो सेक्शन 127 कहता है, ध्यान दीजिएगा, जो सेक्शन 127 कहता है, एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर मे बी ए सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द सिक्योरिटी टू गिविंग द गारंटी। यानी कि कुछ भी किया जाए या एनी प्रॉमिस किया जाए फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ठीक है ना। इसमें एक चीज छुपी हुई है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि कुछ भी किया जाए एट द रिक्वेस्ट ऑफ सिक्योरिटी। अब मुझे बताइए, ए ने बी को लोन दे रखा है, क्या लोन देते वक्त सिक्योरिटी ने कहा था? क्या सिक्योरिटी के कहने से लोन दिया गया है? समझिए बात को, क्या सिक्योरिटी के कहने से लोन दिया गया है? आंसर इज नो, सिक्योरिटी के कहने से लोन नहीं दिया गया। लोन पहले दे चुके हो आप और बाद में सिक्योरिटी की आप गारंटी चाह रहे हो, तो वो गारंटी तभी वैलिड होगी जब आप सिक्योरिटी को कुछ कंसिडरेशन दोगे। अब क्योंकि आपने उस समय भी कंसिडरेशन नहीं दिया, तो इट मींस कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी नॉट वैलिड। हां, अगर सिक्योरिटी ए से कहता है, यानी कि सिक्योरिटी के कहने से ए बी को लोन देता, तो वो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन होता फॉर द सिक्योरिटी। उस केस में सी लायबल हो जाता, उस केस में सी लायबल हो जाता अगर ए रिक्वेस्ट मानता, सी की सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट मानता, तो जाके सिक्योरिटी लायबल होता। लेकिन आपने ऑलरेडी
लोन दे रखा है, बाद में सियोरिटी आया, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज नॉट वैलिड एट ऑल। बताइए, सभी बच्चे बताएंगे कि समझ आ गया है या नहीं आ गया है। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। जितना भी कंसिडरेशन कौन देगा, ए और बी? बेटा ए को देना पड़ेगा। वैसे आप जानते हैं एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय एनी पार्टी, प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ध्यान है आपको, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कोई भी जो है कंसिडरेशन मूव कर सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रोमिसी ही देगा, लेकिन इन जनरल जो हम बात करेंगे तो ए ही देगा। ए को गारंटी चाहिए तो ए सी को कंसिडरेशन देगा। लेकिन अगर ए ने जो वर्क किया है सी के कहने पर किया है, तो सी के लिए वो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है कि मेरी बात मानी गई, मुझे संतुष्टि मिल रही है कि बी को मेरे कहने से उधार मिल रहा है और बी का काम पूरा हो जाएगा। तो ये जो ए ने सी के कहने पर वर्क किया, तो वो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है। लेकिन मेरे एग्जाम्पल में क्या था, ए ऑलरेडी लोन दे चुका था बी को, और आफ्टर 2 मंथ सी की गारंटी ली जा रही है, तो यहां पर तो कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो ना तो डीम्ड कंसिडरेशन है, ना डायरेक्ट कंसिडरेशन है। तो कोई ना कोई कंसिडरेशन होना चाहिए, या तो डायरेक्ट कंसिडरेशन होना चाहिए या डीम्ड कंसिडरेशन होना चाहिए। डायरेक्ट कंसिडरेशन में जब सी को कुछ मिले, और इनडायरेक्ट यानी कि डीम्ड कंसिडरेशन में जब सियोरिटी के कहने से कुछ काम किया जाए। तो दोनों में से कोई ना कोई कंसिडरेशन होना चाहिए। क्योंकि इसमें से दोनों में से कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, तो इट इज ए इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अंशिका कह रही है, पर सर बी का सिक्योरिटी है ना सी, तो बी को कंसिडरेशन देना चाहिए। बेटा बी का सिक्योरिटी जरूर है ये, लेकिन इस जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो किस किस के बीच में, आप मुझे ये तो बताइए। आप सीए फाउंडेशन में लो पढ़ के आए हैं, लॉजिक मत लगाइए, कॉन्सेप्ट लगाइए, कॉन्सेप्ट लगाइए। आप मुझे बताइए अंशिका कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किस किस के बीच में है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किस किस के बीच में है? ए एंड सी के बीच में है। तो कंसिडरेशन कौन देगा बेटा? विभा कह रही है ए और बी के बीच में। बेटा कैसी बात कर रहे हो विभा? कॉन्ट्रैक्ट तो गारंटी और ए और बी के बीच में नहीं है। ए और बी के बीच में तो मेन कॉन्ट्रैक्ट है। मेन कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ए बी को लोन दे रहा है, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट तो ए और सी के बीच में है। क्या आपने स्टार्टिंग से क्लास ज्वाइन नहीं की थी? आप देखिए, जो मैंने यहां पर भी बनाया था पूरा पूरा पहले आपको समझाया था कि कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, ठीक है ना। तो यहां बैंक और ए के बीच में तो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, बैंक और बी के बीच में, यानी कि बैंक जो है बी की रिक्वेस्ट पर ए को लोन दे रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। तो जब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है तो कंसिडरेशन ये तो देंगे एक दूसरे को। बताइए आप मुझे, यही देंगे या नहीं देंगे? अब क्लियर हो गया बेटा अंशिका आपको कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से गलत था? क्योंकि आप लॉजिकल बात कर रहे थे, बी को देना चाहिए, बी सियोरिटी है ए, मतलब उस केस में, ठीक है ना। तो लॉजिक की बात मत बोलिएगा। मतलब यहां पर जो मेरा जो दूसरा केस था, तो यहां पर आप बोल रहे थे कि बी का सियोरिटी है सी, तो बी को देना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो ए और सी के बीच में होता है। नाउ अंशिका क्लियर है? कॉन्सेप्ट की बात कीजिएगा, लैंग्वेज के ऊपर आप जाइएगा, तीनों को पकड़ना सीखिए। अंशिका मैं आपसे पूछ रहा हूं, नाउ इट इज क्लियर? वेरी गुड। तो एक एक चीज आपको आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी, मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे। अब एक बार एक हम रीडिंग भी लगा लेते हैं नोट्स में से कि नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है,
सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो नोट्स पढ़ते हुए भी। तो एक क्यूरियोसिटी है बच्चे के मन में, शेफाली है, सोनिया है शायद। तो व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म ए प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इज डिफॉल्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक तरह कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए या लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए थर्ड पर्सन की कहा जाता है इन केस ऑफ इज डिफॉल्ट, अगर वो गलती करेगा तो। अंशिका का एक क्वेश्चन और मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, सर बैंक वाले केस में बी को कंसिडरेशन बैंक देगा क्या? अगर देगा तो बैंक देगा, लेकिन वहां पर आप देखिएगा बैंक जो गारंटी लेके चल रहा है, यानी जो बैंक लोन दे रहा है वो रिक्वेस्ट पर दे रहा है, तो वो अपने आप में ही कंसिडरेशन है। सेक्शन 127 में जो कंसिडरेशन की बात की गई है, डीम्ड कंसिडरेशन की बात की गई है, वो क्या की गई है कि अगर जो प्रिंसिपल क्रेडिटर है वो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी कुछ काम करता है प्रिंसिपल डेटर के लिए, तो वो ही एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है। दोनों केस में अंतर समझिए आप। पहले वाले केस में लोन जब तक नहीं दिया बैंक ने, जब तक कि सिक्योरिटी ने नहीं कहा, तो बैंक जो सिक्योरिटी के कहने पर लोन दे रहा है तो ये सिक्योरिटी के लिए कंसिडरेशन माना जाता है एज पर सेक्शन 127। और जो दूसरा केस लिया था मैंने आपका, उसमें लोन पहले दे चुके थे आप, यानी कि सिक्योरिटी के कहने से कुछ नहीं किया आपने काम। जब सिक्योरिटी के कहने से कुछ काम नहीं किया तो कंसिडरेशन कहां है? इज इट क्लियर? चीजों को अंडरस्टैंड करना सीखिए, क्योंकि फाउंडेशन में हम बहुत बेसिक पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें तो लॉजिक लगा के करते हैं। वहां पर इस तरह के केस आते नहीं है तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है आपको, लेकिन दिक्कत आती है कि आप लॉजिक लगा के सोचते हैं कि हमें लो अंडरस्टैंड हो गया, जबकि अगर वहां पर भी अगर केस स्टडी थोड़ी सी घूम के आ जाती तो शायद आप सोल्व नहीं कर पाते उन केस स्टडी को। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि अगर केस घूम के आ जाएगा तो शायद आप अंडरस्टैंड ना कर पाए उन चीजों को। तो यहां पर हमें जो अपनी नींव है वो बहुत मजबूत करके चलनी है, एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलना है। तो सभी बच्चे बताएंगे नाउ इट इज क्लियर। अंशिका पूछ रही है कि सर कंसिडरेशन का मतलब कैश देना नहीं है क्या? आप खुद ही बताइए अंशिका, आप खुद ही बताइए अंशिका कि क्या कंसिडरेशन का मतलब एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप सब बच्चे फाउंडेशन पढ़ के आए हैं, तो क्या कैश में ही देना होता है? अंशिका आप मुझे कॉल कर लीजिए, आप ऐसा कीजिएगा, मुझे अपना हैंड रेज कीजिए जिससे हम आपस में बात कर सकें और मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर कर पाऊं। रेज योर हैंड प्लीज। हाँ, तो लाउडली बोलिएगा अंशिका, मैंने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। बताइए अंशिका। अंशिका थोड़ा तेज बोलिएगा, आवाज तो आ रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे आवाज आ रही है आपकी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा, चलिए मैं यहां से भी बढ़ा देता हूं वॉल्यूम। अब बताइए आप। हाँ बताइए। आप मुझे खुद बताइए कि फाउंडेशन में हमने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि कंसिडरेशन कैश में होना जरूरी है? बताइए आप मुझे। तो फिर यहां एक क्वेश्चन क्यों आ रहा है कि कैश में होना जरूरी है? जब तक आप आगे मत बढ़िएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक आपको क्लियर ना हो जाए। अगर कुछ फाउंडेशन में बेस कमजोर रहा है आपका, तो मैं उसे फिर कोशिश करूंगा कि मैं यहां पे क्लियर करूं। बिल्कुल भी मत आगे बढ़िएगा, मैं बार बार बोलूंगा
कि जब तक आपको क्लियर ना हो, क्या हम लोग ये पढ़ के आते हैं एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि कंसिडरेशन का कैश में होना जरूरी है? बताइए आप मुझे, है ना? तो यहां पर क्यों आप कह रहे हैं कि कैश में होना जरूरी है? एनीथिंग डन, एनी प्रॉमिस मेड, किसी के लिए कुछ भी किया जाए जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है। और यहां पर भी ये चीज लिखी हुई है, 127 में भी ये चीज लिखी हुई है कि एनीथिंग डन, एनी प्रॉमिस मेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ डेटर, यानी कि डेटर के बेनिफिट के लिए सिक्योरिटी के कहने से कुछ भी किया जा रहा है तो दिस इज ए सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द गारंटी। तो बैंक जो है सिक्योरिटी के कहने से डेटर को लोन देता है, तो जो बैंक डेटर को लोन दे रहा है, बैंक के द्वारा दिया गया लोन डेटर को एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी, तो वो सिक्योरिटी के लिए कंसिडरेशन है। सिक्योरिटी के मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है, सिक्योरिटी खुश होता है उस चीज से। समझ आ रही है बात आपके? तो सिक्योरिटी को सेटिस्फेक्शन जो है, सिक्योरिटी के कहने से कुछ भी किया जाए तो दैट इज ए वैलिड कंसिडरेशन। लेकिन जो दूसरा वाला केस था मेरा, जिसमें ए ने बी को लोन दे रखा था, तो आप इसमें पहचानिए कि ए ने बी के लिए क्या किया, यानी सिक्योरिटी के कहने से क्या किया। ए ने तो ऑलरेडी लोन दे रखा था, तो इस वजह से ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो मैंने ये वाला केस लिखा, ठीक है ना, ये इनवैलिड है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वांट ऑफ कंसिडरेशन, एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। क्योंकि ए ने बी के लिए सिक्योरिटी के कहने से कुछ नहीं किया, ए ने तो ऑलरेडी लोन दे रखा था, सिक्योरिटी ने तो बाद में गारंटी दी। तो अगर सिक्योरिटी बाद में गारंटी देता है और सिक्योरिटी के कहने से कुछ भी क्रेडिटर डेटर के लिए नहीं कर रहा है, तो दिस इज नॉट ए कंसिडरेशन, दिस गारंटी नॉट वैलिड एट ऑल। क्लियर बेटा? चलिए, और कोई अगर पूछना चाहता है तो पहले अपने डाउट बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, चाहे मान्या, चाहे सृष्टि, चाहे शाहरुख, चाहे ऋषभ, हर्ष, कोई भी आगे तब तक मत बढ़ने दीजिएगा, क्योंकि अगर बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आगे के कॉन्सेप्ट तो बड़े सिंपल लगेंगे आपको, कुछ भी नहीं लगेगा आपको। जब भी हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, शुरुआत के पहले लेक्चर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पहले लेक्चर में आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि एग्जैक्टली किन किन सिचुएशन पर ये कॉन्ट्रैक्ट लगने वाला है। बाकी तो जो प्रोविजंस होते हैं बड़े सिंपल होते हैं, कुछ होता ही नहीं है। हां बेटा, कंसिडरेशन इंडेमनिटी में भी कंपलसरी है, बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी वैलिड नहीं होगा। मानिया, जब तक मैं आपको एक्सेप्शन ना बताऊं, हर जगह कंसिडरेशन जरूरी है, और ना केवल कंसिडरेशन जरूरी है बल्कि जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो सारे जरूरी हैं। फ्री कंसेंट भी होना चाहिए, कोई फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, पार्टियां जो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ऑल द एसेंशियल्स आर नेसेसरी, क्योंकि आप ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा है। इंडेमनिटी भी है, आपका गारंटी भी है, वो साफ साफ डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट तो गारंटी दे कॉन्ट्रैक्ट, यानी सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की सारी एसेंशियल्स इसमें प्रेजेंट होनी ही चाहिए। क्लियर बेटा? चलिए, एग्जाम्पल ये पढ़ लीजिएगा अपने आप, एग्जाम्पल 1, 2, 3, वो ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको समझा ही चुका हूं अपनी तरफ से। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखेंगे तो एक एग्जाम्पल ये भी दे रखा है कि बैंक गिव्स लोन ऑफ ₹1 लाख, बैंक ने ए को लोन दिया, बी जो है गारंटी देता है रिपेमेंट ऑफ लोन, मिस्टर ए रिक्वेस्ट बी टू गारंटी रिपेमेंट ऑफ लोन, मिस्टर ए रिक्वेस्ट
करता है बी से कि मेरी गारंटी ले लीजिए रीपेमेंट ऑफ लोन की, तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पार्टी टू ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कितनी है, सियोरिटी है, जो गारंटी देता है। डेटर कौन है, द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट गारंटी गिवन, जिसके डिफॉल्ट की वजह से गारंटी दी जाती है। क्रेडिटर कौन है, द पर्सन टू होम गारंटी इज गिवन, और जिस व्यक्ति को गारंटी दी जाती है वो क्या कहलाता है, आपका कहलाता है प्रिंसिपल क्रेडिटर। क्लियर है बेटा? तो चलिए आज केवल मीनिंग तक ही रखते हैं, अच्छी तरीके से मैंने क्लियर करा दिया, और कल से फिर एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बहुत इजी टॉपिक है ये, कुछ भी नहीं है, तो बड़ा फटाफट आप कर लेंगे तो 1 या 2 क्लास और लगेंगी आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को खत्म होने में। और केवल मीनिंग को ही समझना है, हर टॉपिक के केवल मीनिंग को, कंडीशन को, एसेंशियल कंडीशन को आपको अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरीके से, जिससे कि पेपर में जो क्वेश्चन आए वो आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए। तो 2 क्लास और लगेंगी, क्योंकि 1 क्लास में तो शायद कॉन्सेप्ट खत्म होंगे आपके, वो शायद 3rd क्लास और हमारी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की थोड़े कॉन्सेप्ट में, और कुछ फिर पार्ट टीयर्स करने में हमारे खत्म होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।